हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स गाइडलाइन पर। और चलिए आज हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, 5-6 गो का देखेंगे, उन्हीं से हमारा सी टेट, यूपी टेट, सारा टेट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग। सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा अमेरिका के थे, है ना, अमेरिका के थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, है ना, वाइगोत्स्की रूस, कोहलबर्ग अमेरिका। याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, हम जो स्टार करके बनाते हैं ना, तो हम नोट्स जैसा नहीं छापते हैं, इतिहास रामायण के जैसा। ठीक, हम स्टार देके देखते हैं कि क्वेश्चन वही तो पूछेगा, क्योंकि मेरा हर एक स्टार अपने आप में क्वेश्चन है। और हम आपको उस लेवल तक लेके जाते हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप मेरे ऊपर सिर्फ विश्वास कीजिए। ठीक, हम वहां तक आपको लेके जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन वो बनाएगा। यदि आप देख रहे हैं पूरा वीडियो को और समझ रहे हैं, तो आप 110% इसी बार में टेट निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो मेहनत करना थोड़ा जरूरी है। आप दिन का 10 मिनट दे दीजिए मेरा वीडियो में, और कुछ नहीं देना होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, कौन विकास का सिद्धांत? नैतिक विकास। जहां भी देखिएगा मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, कोहलबर्ग हो जाएगा। ठीक, नैतिक विकास माने क्या? कि गलत और सही का पहचान करना। ठीक है, तो सबसे पहले नैतिकता किसको कहेंगे? यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत का पहचान होता है। ठीक, और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और नैतिकता को सीखता है। जैसे कोई आया तो उसको प्रणाम किया, है कि नहीं, या उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। ठीक, जितना भी अच्छा गुण है या खराब गुण है, बच्चा समाज से ही सीखता है, अपना चारों तरफ का वातावरण से ही सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक दुविधा। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, सही और गलत में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस पे देखिए कोहलबर्ग प्रत्येक छोटा छोटा कहानी को लेकर क्वेश्चन पूछते थे। इनमें एक क्या कहानी था, एक हिंज नाम का व्यक्ति था और उनकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। ठीक है, तो दवाई के लिए बहुत पैसा का जरूरत था। तो कंपनी वाला बोला, दवाई कंपनी वाला, कि हमको इतना पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन वो जानता था कि वो दवाई कहाँ पे है। यदि वो दवाई को चोरी कर लेता है तो उसकी पत्नी बच जाएगी, लेकिन वो चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। ठीक, तो उस टाइम हिंज क्या हुआ, नैतिक दुविधा में चला गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका उदाहरण यहां से ले सकते हैं। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नैतिक दुविधा है भाई, पकड़ लेगा श्योर। और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ठीक है, वही बात है। तो लास्ट में क्या क्या, नैतिक तर्कना, सही और गलत में किसी एक को चुन लेना, सही और गलत में किसी एक को चुन लेना, उसको बोलते हैं नैतिक तर्कना। तो हिंज क्या किया था, चोरी को चुना। किसको चुना? चोरी को चुन लिया, हिंज चोरी को चुन लिया। हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या, कि मान लेते हैं कि एक लड़का जॉब करता है, उसका एज थोड़ा ज़्यादा है ना, बाल सब उड़ा हुआ है, मोटा है, पूरा एकदम हेल्दी। और एक लड़का जॉब नहीं करता है लेकिन वो स्मार्ट है। अब उस लड़की को दुविधा हो गया कि हम नौकरी वाला के साथ शादी करेंगे या बिना नौकरी वाला के साथ। नौकरी वाला के साथ शादी करेंगे तो वो जॉब करता है, बिना नौकरी वाला जॉब नहीं करता है। उस टाइम उसके मन में क्या आ जाता है, नैतिक दुविधा आ जाता है। चलिए आगे अब देखते हैं क्या आगे। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। याद रखिएगा, कितना स्तर बताए थे? 3 स्तर, और प्रत्येक स्तर का 2-2 फिर स्तर है। ठीक है, तो 3 और इधर 2-2 करके 6। तो सबको देखना होगा क्योंकि सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रत अवस्था नहीं, इसको बोलते हैं पाक रूढ़िगत नैतिकता या प्री कन्वेंशनल स्टेज। हिंदी टर्म में ना अलग अलग बोल देता है, याद रखिएगा खाली प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसका याद रखिएगा 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष को बोलते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। तो बोलेगा किस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है? तो पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। यदि बच्चों को सही गलत के बारे में नहीं पता तो इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरों लोगों के मानकों के अनुसार होती है। नहीं, यदि सही और गलत वो क्या कर रहा नहीं पता है तो इसमें जो तर्क होगा, इसमें जो उसको सजा मिलेगी वो दूसरों लोगों के अकॉर्डिंग, मानकों के अनुसार होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था के 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व परंपरागत अवस्था को 2 भाग, है ना, 3 लेयर है, तीनों को 2-2 भाग में बांटा गया है। एक में बोलता है दंड एवं आज्ञा पालन, एकदम VVI क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन हुए आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। देखिए 22 नंबर, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है,
क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास है, तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसीलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि क्या से क्वेश्चन पूछेगा, और हम आपको पहले हिंज वाला कहानी बताए थे। तो देखिए पहला नंबर में क्या आता है? दंड एवं आज्ञापालन उन्मुक्ता। इसमें बच्चों की सजा और आज्ञा पालन पर आधारित है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, एकदम मिलता ही मिलता है। सोचिए, याद कीजिए, जब हमारे घर में बड़े लोग कहीं से, है ना, रिश्तेदार आ गए, कोई कुटुंब आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब सलाम करते हैं। ठीक है, यदि हम उसको नहीं करेंगे तो बच्चा को मालूम है कि अभी तो पार हो जाएगा, लेकिन जो कुटुंब चला जाएगा इसके बाद कंटाप में हमको मिलेगा। ठीक, तो वो उसको डर है ना, डर है कि हमको सजा मिलेगी। और उसको जो सिखाया गया है, मोरल जो सिखाया गया है कि नहीं, बच्चों को, बड़ा आदमी को प्रणाम करना चाहिए, तो उस डर से वो काम करता है। तो दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है सघनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे के तैसे अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? यदि एक बच्चा दूसरे बच्चा का कॉपी फाड़ दिया ना, तो दूसरा भी उसका कॉपी फाड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या दूसरा नंबर, पूर्व देख लिए, अब देखते हैं परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज। इसका जो एज होता है, याद रखिएगा, एज सब पूछेगा, 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। पहला स्टेज में क्या था पूर्व परंपरागत में, कि दूसरे अपना सही गलत का फर्क नहीं करना पड़ सक रहा था। ठीक है, तो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार उसको चलना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो दूसरे लोगों के मानकों को अपने ओर समावेशित कर लेता है। तो यही क्वेश्चन रहेगा कि दूसरे लोगों के मानकों को अपने ओर समावेशित कर लेता है किस स्टेज में? तो परंपरागत अवस्था में, जिसका एज है 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था के भी दो भाग, उसका दो भाग, तो इसका भी दो भाग। एक तो क्या है? अच्छा लड़का और लड़की, क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुक्ता। मतलब सब लोग सोचता है, सब बच्चा सोचता है स्कूल में कि हम अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा बच्चा बनेंगे, मेरा नाम होगा, है ना, समाज में। तो ये लड़का भी सोचती है, लड़की भी सोचती है। तो बोलेगा कि अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुक्ता किस स्टेज में है? तो परंपरागत अवस्था में लड़का और अच्छा लड़की बनने की उन्मुक्ता पाया जाता है। दूसरा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता किसमें है? इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। तो बोलेगा कानून और व्यवस्था किसमें है? तो परंपरागत अवस्था में है। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है वो। इसमें क्या कि बच्चा देखेगा कि यदि वो रोड क्रॉसिंग के टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया ना, तो देखेगा कि जब गाड़ी आती है तो हमको रोड ऐसे क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए, चारों तरफ देख के, है ना, या जेब्रा क्रॉसिंग को तरफ से हमको रोड पार करना चाहिए। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें भावना विकसित हो जाती है। चलिए देखते हैं अब तीसरा, उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब इसका जो एज होगा वो 13 वर्ष से अधिक। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर परंपरागत अवस्था का एज क्या है? तो आपको मारना है 13 वर्ष से अधिक। इसमें दो स्तर, समाज के साथ संबंध। तो बोलेगा समाज के साथ संबंध किसमें आता है? तो आपको बोलना होगा उत्तर परंपरागत अवस्था में। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, ठीक, क्योंकि वो अच्छा सोच पा रहा है। ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे, वो समाज के प्रति एकदम अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि वो उस स्टेज तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट इसका स्टेज है सार्वभौमिक संबंध। तो बोलेगा सार्वभौमिक संबंध किसमें आता है? तो उत्तर परंपरागत अवस्था में। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है, ठीक, अपना बुद्धि लगाता है कि समाज में जो रूल पहले से बना हुआ है और अभी जो हम लोग बनाएंगे, दोनों में तालमेल करके ही चलेंगे। वो अपने अकॉर्डिंग, बुद्धि के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये देख लिए कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।